कहानी 1999 की है। बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी भयावह वो घटना थी उससे कहीं ज़्यादा भयावह इस घटना के होने के बाद पुलिस और प्रशासन का रवैया था। पोस्टमार्टम होने से पहले ही पुलिस ने खुद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सबूत मिटाने का काम खुद पुलिस ने किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप देखना शुरू कर चुके हैं DK न्यूज़ की क्राइम सीरीज। आज की क्राइम सीरीज में हम लेके आए हैं एक बिहार की ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। NRI BN सिंह पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनना था। बिहार में उस वक्त RJD की सरकार थी। राबड़ी देवी CM थी। उनके भाई साधु यादव से गौतम की बढ़िया पहचान थी। गौतम सिंह को उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसे राजनीति में एंट्री का मौका मिल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, इसे जानने से पहले कहानी के दूसरे करैक्टर पर चलते हैं। गौतम की दोस्ती शिल्पी जैन से थी। शिल्पी पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। शिल्पी पटना के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ चुकी थी। 23 साल की शिल्पी की एक उपलब्धि ये भी थी कि वह मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। अब कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। 3 जुलाई 1999 को रोज की तरह रिक्शे से इंस्टीट्यूट के लिए वह जा रही थी। तभी रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिलता है। गौतम के उस दोस्त ने शिल्पी से कहा, तुम रिक्शे से क्यों जा रही हो, आओ तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। शिल्पी उस दोस्त को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो भी मान गई और रिक्शे से उतरकर कार में बैठ गई। इंस्टीट्यूट की तरफ कार न जाने की बजाय गौतम के दोस्त ने कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया। शिल्पी ने कहा, ये तो इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं है, तुम कहाँ ले जा रहे हो। गौतम के दोस्त ने कहा, हम चल रहे हैं वाल्मीकि गेस्ट हाउस, वहाँ पर गौतम भी है। शिल्पी मान गई। गौतम का दोस्त गाड़ी को पटना के बाहरी छोर पर स्थित वाल्मीकि गेस्ट हाउस लेकर पहुंचता है। इधर गौतम को खबर मिलती है कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया जा रहा है, तो वह भागकर वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे पता था कि वाल्मीकि में अय्यासी के सिवाय कुछ नहीं होता। जब गौतम उस गेस्ट हाउस में पहुंचा तो देखा कि उस 23 साल की लड़की पर कई लोग टूट पड़े हैं। उस लड़की के साथ कई लोग दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। गौतम उन लोगों के बीच पड़ी शिल्पी को बचाने की कोशिश करता है, उनसे लड़ने लगता है और उन्हें पुलिस की धमकी देने लगता है। पर एक अकेला गौतम उन लोगों से ना शिल्पी को बचा पाया और ना ही वह खुद को बचा पाया। इसके बाद गौतम को भी पकड़ के मारा पीटा गया, उसको लात घूंसों से रौंदा गया। बताया जाता है कि शिल्पी जैन के साथ वहां पर सामूहिक दुष्कर्म हुआ और फिर दोनों का गला घोंटकर उन्हें मार दिया गया। दूसरी तरफ करीब 8 घंटे तक शिल्पी जब घर नहीं पहुंची तो उसके पिता उज्जवल परेशान हो गए और वह पुलिस के पास पहुंच गए। 3 जुलाई की रात 8:30 बजे गांधी मैदान क्षेत्र की पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर पहुंच गई। पुलिस गैराज में गई तो देखा गौतम की सफ़ेद जैन कार में उसकी और शिल्पी की लाश पड़ी हुई है। गौतम सिर्फ पैंट पहने था। शिल्पी के शरीर पर ऊपरी हिस्से पर एक टी-शर्ट थी। ये टी-शर्ट गौतम की थी, मतलब शिल्पी के कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं थे। बताया जाता है कि जो गैरेज था वो साधु यादव का था। अब पुलिस को उन लाशों की खबर किसने दी, किसने ये बताया कि साधु यादव के गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं, ये जानकारी कभी बाहर नहीं आई। अब पुलिस उस गैराज के पास पहुंची तब उस गैराज का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अंदर जाए ये कभी नहीं जान पाता कि उस गैराज में 2 लाशें पड़ी हैं। एक थ्योरी तो ये दी गई कि जिसने भी पुलिस को खबर दी उसे पहले से ही सारी घटनाओं के बारे में जानकारी थी।
जिसने भी पुलिस को जानकारी दी थी एक योजना के तहत दी थी। गैराज का दरवाज़ा तोड़ा गया, पुलिस अंदर गई। मारुति जैन में शिल्पी जैन और गौतम सिंध की लाशें पड़ी थीं। पुलिस ने दोनों की तस्वीरें लीं जो उस समय बड़े न्यूज़ चैनलों के पास गईं। पुलिस ने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था, इधर पुलिस ने दोनों मौत को आत्महत्या बता दिया। अब सवाल ये था कि बिना किसी रिपोर्ट के पुलिस ने ये कैसे दावा कर दिया कि शिल्पी और गौतम ने आत्महत्या की है, और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पुलिस ने ये कैसे बता दिया कि उन दोनों ने जहर खाया था। इस मामले में ये भी सवाल उठे कि अगर दोनों ने आत्महत्या की थी तो दोनों अर्धनग्न हालत में क्यों थे? शिल्पी जैन के कपड़े कहाँ थे? उसने गौतम की टी शर्ट क्यों पहन रखी थी? इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक और लापरवाही बरती। जिस कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली थी, जिससे कातिल के सबूत मिल सकते थे, उसके फिंगरप्रिंट मिल सकते थे, उस कार को बेहद लापरवाही दिखाते हुए एक कांस्टेबल के द्वारा ड्राइव करवाकर पुलिस थाने भिजवा दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस तरह पुलिस ने कार के स्टीयरिंग व्हील से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए जो शायद कातिल के हो सकते थे। इस मामले में उस कार को बहुत सावधानी से सबूतों का ध्यान रखकर खिंचवाकर पुलिस थाने ले जाना चाहिए था, पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। इतनी तेजी से रिपोर्ट देने के मामले में पटना पुलिस काफ़ी चर्चा में आई। इतना ही नहीं, गौतम के परिवार वाले जो कि विदेश में रहते थे, उनकी गैर मौजूदगी में गौतम का पोस्टमार्टम कर 3 जुलाई की रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पर जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पटना पुलिस की बड़ी किरकिरी हुई। उन रिपोर्ट्स के अनुसार शिल्पी की बॉडी पर वीर्य के अंश पाए गए थे जो कि 1 से अधिक लोगों के थे। ये रिपोर्ट ये खुलासा कर रही थी कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ था और वो भी 1 से अधिक लोगों के द्वारा। शिल्पी और गौतम के शरीर पर जूतों के निशान पाए गए जैसे उनके साथ मारपीट की गई हो। रिपोर्ट्स के इतना सब खुलासा होने के बाद भी पुलिस ने ये कह दिया कि शिल्पी के शरीर पर मिले अंश वीर्य के नहीं बल्कि पसीने के हैं। उस वक्त के एसपी सिटी भाटिया पर आरोप लगा कि वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया। साधु यादव के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के पहले ही इसे आत्महत्या बताया था। कहा गया कि दोनों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण हुई। एक अफसर से पूछा गया कि बिना पोस्टमार्टम आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की होगी, तो उस पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम इतने केस देख चुके हैं, पहली नज़र में ही बता देते हैं कि मौत कैसे हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शिल्पी और गौतम की बॉडी में लेथल एल्युमिनियम जहर मिला है। सितंबर 1999 से केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। शिल्पी के डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट को दोबारा से जांचा गया। पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ 1 से अधिक लोगों ने रेप किया था। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की तो उसमें सीमन मिला था। दोषी तक पहुंचने के लिए यह बड़ा क्लू था। सीबीआई के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उसका खून मांगा। साधु यादव ने खून देने से साफ मना कर दिया। अब पता नहीं सीबीआई ने इसके खिलाफ कोर्ट में आपत्ति क्यों नहीं जताई। धीरे धीरे समय गुजरता गया, शिल्पी गौतम मामला ठंडा होता गया और लोगों के जेहन से ये मामला धुंधला होता चला गया। पर इस बीच बिना साधु यादव के डीएनए मिलान के ही सीबीआई की जांच लगातार चलती रही। शिल्पी गौतम मामले के करीब 4 साल बाद
साल 2003 में सीबीआई ने अपनी अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया और अदालत से इस मामले को बंद करने की सिफारिश की। सीबीआई ने सितंबर 1999 से 2004 के आखिर तक जांच की। इसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की। इसके मुताबिक शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की है। इस मामले पर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में शिल्पी की मां ने कहा कि जब मामला आत्महत्या का ही था तो सीबीआई 4 साल से क्या जांच कर रही थी। उनका कहना था कि जांच में इतना लंबा समय केवल लोगों के जेहन से इस केस को मिटाने के लिए किया गया। इस मामले की जांच बंद होने के बाद भी शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता रहा। कुछ लोगों को प्रशांत जैन की इंसाफ की ये लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आई और साल 2006 में उसे अनजान व्यक्तियों द्वारा किडनैप कर लिया गया। शिल्पी के घर वालों ने पुलिस में प्रशांत के अपहरण की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशांत जैन की खोज में लग गई। अचानक 2 दिनों बाद प्रशांत जैन सही सलामत अपने घर आ गया। अपहरण वाली उस घटना के बाद से शिल्पी गौतम मर्डर केस में न्याय की आस हमेशा के लिए बुझ गई। हमें किसी भी मीडिया रिपोर्ट में गौतम सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई में उनके परिवार के शामिल होने का कोई जिक्र नहीं मिला। जितना भी मिला सिर्फ शिल्पी जैन के परिवार का ही मिला। आज भी इस शिल्पी गौतम मर्डर केस को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जिनका जवाब अब शायद मिलना असंभव है। दोस्तों, ये थी शिल्पी गौतम मर्डर केस की कहानी, जिससे पटना हिल गया था, पूरा देश हिल गया था। दोस्तों, कितना मुश्किल होता है यदि राजनीतिक घरानों के बच्चे कोई क्राइम कर दें तो उनसे इंसाफ लेना। शिल्पी गौतम केस इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसी ही एक और क्राइम स्टोरी के साथ जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।